तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 9 तक कवर करा दिया है, और ये जो है एडिटेरिया पब्लिकेशन का न्यू बुक है, उससे जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें लगातार जो है 150 प्रश्न होते हैं और सभी को हम लोग डिटेल के साथ जो है कवर कराते हैं। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करा रहे हैं। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर जो है चैनल के प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 9 तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 10 को कवर करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये जो है व्यवस्था ये केशवानंद भारतीवाद में दी गई थी। और केशवानंद भारतीवाद की बात करें तो ये जो है 1973 में दी गई थी। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसी बात के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी मूल ढांचा में संविधान का इसके जो है संशोधन नहीं होना चाहिए। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो है इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित की बात करें तो धर आयोग, जेबीपी समिति, फजल अली आयोग, ये सभी जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। परंतु राजमन्नार समिति की बात करें तो राजमन्नार समिति जो है इनका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण जो है ये भाषाई एवं धार्मिक रूप से की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषाई एवं धार्मिक रूप से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। और अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक का अधिकार जो है ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो 44वां ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 44वां संविधान संशोधन जो है ये 1978 में हुआ था। इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। और मूल संविधान में जो है 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, और ये जो है 1976 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो 3 वर्ष ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम 3 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, और यह जो है एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इसी तरह से अधिकतम जो है 6 महीने करके 3 वर्षों के लिए राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में।
किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, इसका जो है उल्लेख ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये जो है अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी भी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन तिथि की घोषणा जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 243 के में मिलता है। 243 के अनुसार राज्य में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने वाले सभी जो है इसके और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग के निहित होता है। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में बताया गया है। ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची के विषय की बात करें तो संघ सूची के विषय जो है ये भारत की रक्षा, रेल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना, ये सभी जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, परंतु पुलिस जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ये सभी जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में जो है संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। साथ ही बात करें यहाँ पे संवर्ती सूची में, तो संवर्ती सूची में जो है टोटल 52 विषय हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? अंग्रेज रेजिडेंट की बात करें, अंग्रेज रेजिडेंट जो है पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में नवाब के द्वारा किया गया था चुनाव। ये जो है ल्यूक अस्क्राप्टन को नियुक्त किया गया था। तो ल्यूक अस्क्राप्टन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पलासी के युद्ध की बात करें तो पलासी का युद्ध जो है ये अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज जो है विजय हुए थे और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था तथा ल्यूक अस्क्राप्टन को जो है नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया? पेशवा प्रथा की बात करें तो पेशवा प्रथा जो है ये बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त कर दिया गया था। तो बाजीराव द्वितीय ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 ईस्वी के बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दी गई। उस समय जो है पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय आश्रित था। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिट्ठूर में रहने दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। ये जो है 1786 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी। तो 1786 ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी। 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संस्था दिया हुआ है और उसके संस्थापक। पहला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की बात करें, इसके जो संस्थापक हैं ये BR शिंदे हैं। तो ए का 2 हो जाएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक हैं ये महात्मा गांधी है। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसके संस्थापक जो हैं, इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो कि ज्योतिबा फुले हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। ए का 2
और बी का जो है 4, ए का 2, बी का 4, ये जो है ऑप्शन डी में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष जो थे ये सर टॉमस रेले थे। तो सर टॉमस रेले ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रेले के अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसके सदस्य के रूप में सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरुदास बनर्जी जो है ये दोनों भारतीय सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इस आयोजन के सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा कांग्रेस ने कहाँ चलाया था। न लगान न टैक्स अभियान जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस ने ये जो है संयुक्त प्रांत में चलाया था। तो संयुक्त प्रांत ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था। मंगल पांडे द्वारा जो है चर्बी वाले कारतूस का जो प्रयोग किया गया था इसमें अपनी गोली का शिकार जो है ये सर्जेंट ह्यूरसन को बनाया था। तो सर्जेंट ह्यूरसन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। मंगल पांडे 34वीं नेविगेट इन्फैंट्री के जवान थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी रचना जो कि हर्ष ने नहीं की थी। हर्ष की नहीं रचना की बात करें, हर्ष की रचना की बात करें तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का इसके जो रचनाकार हैं ये हैं हर्ष, परंतु हर्षचरित्र के जो रचनाकार हैं ये बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान जो था ये सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम जो कि मोहम्मद बिन कासिम था। ये जो था अरबी शासक था। अगर तुर्की मुसलमान पूछे तो सुबुक्तगीन हो जाएगा और अरबी पूछे तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। तो ये सारे को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि चाचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो है मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। इसमें जो है चचनामा में जो है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मजरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। मजरूल हक के द्वारा दी नीदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था। ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 30 सितंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। जहाज का चित्र जो है ये यज्ञश्री सतकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के शासक हैं और इनके द्वारा जो है सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो यज्ञश्री सतकर्णी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खनन दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है खनिज संपाद दिया हुआ है। कालाहांडी की बात करें तो कालाहांडी में जो है ये बॉक्साइड पाया जाता है। कालाहांडी में बॉक्साइड। जावर की बात करें तो जावर में जो है जस्ता और सीसा पाया जाता है। और कोलार की बात करें कोलार में जो है सोना पाया जाता है। मोसाबनी की बात करें तो मोसाबनी में जो है ये तांबा पाया जाता है। यानी एक का तीन और दो का चार, एक का तीन दो का चार, ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। कालाहांडी में बॉक्साइड, जावर में जस्ता और सीसा, कोलार में सोना और मोसाबनी में तांबा। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता जो है ये
फ्रेडरिक रेटजेल कहलाता है। फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये भूगोल का जन्मदाता कहलाता है। इन्होंने जो है एंथ्रोपोग्राफी की 1882 में रचना की थी। रेटजेल पृथ्वी के जैविक घटक के रूप में माने जाते हैं। भूगोल का जनक जो है ये हिकेटियर को कहा जाता है। हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक जो है ये एलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट को कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित सागर में से किसके तट रेखा नहीं है। अधोलिखित सागर की बात करें, इसमें जो है तट रेखा ये काला सागर का आता है, अजोब सागर का आता है, कैस्पियन सागर का आता है, परंतु सारगैसो सागर का जो है तट ये अधोलिखित सागर में नहीं आता है। अधोलिखित सागर की बात करें, इस सारगैसो सागर की बात करें तो सारगैसो सागर का तट रेखा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। सारगैसो सागर जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म की बात करें तो जीवाश्म जो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान का रूपांतरण जो है स्फिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, ये सभी जो है अवसादी चट्टान के रूपांतरण हैं। वही कायांतरित चट्टान की बात करें तो कायांतरित चट्टान के रूपांतरण जो है स्फिंड, सिस्ट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रोसाइट, कोयला, ये सभी जो है ये सभी कायांतरित चट्टान के रूपांतरण हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, ये जो है असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है और यह जो उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा और इसे जो है 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है ये जायरे नदी है। जायरे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जायरे नदी को जो है कांगो नदी भी कहा जाता है। यह जो अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी अफ्रीका की जो कि नील है, उसके बाद जो है ये जायरे है। जायरे या फिर कांगो नदी भी इसे कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। वही मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को जो है ये लिम्पोपो नदी काटती है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी घाटी में बहती है। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। कश्मीर घाटी में बहने वाली नदी की बात करें तो कश्मीर घाटी में जो बहने वाली नदी है ये झेलम नदी है। झेलम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी जो कि कश्मीर घाटी में बहती है और ये जो है 725 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर जो है ये पनामा नहर है। पनामा नहर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। इस नहर की कुल लंबाई जो कि 82 किलोमीटर है और चौड़ाई 90 मीटर तथा गहराई जो है ये 12 मीटर है। यह नहर पनामा जलडमरू मध्य में स्थित है और ये जो है पनामा देश के नियंत्रण, इस पर जो है पनामा देश का नियंत्रण है। इसका उद्घाटन जो है 15 अगस्त 1914 को हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियंत्रित करती है। विदेशी वाणिज्य उधारी को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है ये भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो है विदेशी वाणिज्य उधारी के नियंत्रण करती है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ। भारत में सेवा कर जो है ये राज्य जे चलैया समिति के सिफारिशों पर जो है लागू किया गया था और अभी वर्तमान समय में सेवा कर जो है ये वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी में विलय हो गया है। अगला प्रश्न है विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया है। सबसे अधिक ध्यान जो केंद्रित किया है ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका नाम जो है ये UNDP है। शॉर्ट नेम UNDP है और जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूर्ण रूप है। इसने न केवल जो है आय को अपितु स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी जो है मानव विकास मापने की प्रक्रिया में अहम माना गया है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर या फिर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया।
बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है ये अधिनियम जो है ये 1976 में पारित किया गया था। तो 1976 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी में व्यक्ति निश्चित समय पर सेवा देने के लिए बाध्य होता था। ऐसा वह साहूकारों या जमींदारों से जो है ऋण को चुकाने के लिए करता था। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मजदूर थे और इनमें जो है सभी में अधिकांश ऋणात्मकता का ग्रस्त हो गए थे। उन्हें जो है ऋणात्मकता आ गया था और वे जो है ऋणात्मकता का शिकार हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। निर्धनता के लिए उत्तरदायी की बात करें तो अपर्याप्त समृद्धि दर ये जो है ऋणात्मक निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी ये सभी जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, परंतु बढ़ती निवेश दर ये जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। जीडीपी गणना करने की विधि जो है उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि ये सभी जो है जीडीपी गणना करने की विधि है, परंतु ह्रासमान लागत विधि ये जो है गणना करने की विधि जो कि जीडीपी में नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला कथन है कि बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, ये जो है इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है, सही बात है, अर्थव्यवस्था में जो है इससे निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी कथन सही है, क्योंकि इसमें जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति जो है बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकता है, सही बात है, ये जो है ये भी सही है, वास्तविक निवेश पर जो है इसका दर में गिरावट आ सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी। अगला प्रश्न है कि द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र को जो है ये 1875 में प्रकाशित किया गया था। तो 1875 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है साप्ताहिक पत्रिका था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र भी जो है ये द बिहार हेराल्ड पत्रिका है। इसे जो है गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे जो है 1875 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो है वन प्रतिशत ये 7.84% है। तो 7.84% ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का क्षेत्रफल पूछे तो टोटल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वन 7.84% है। अगला प्रश्न है कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश जो कि आयरलैंड है। तो आयरलैंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID जो है ये नंबर कुल कितने अंक के होते हैं। HUID नंबर जो है ये जो है टोटल 6 अंकों के होते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6 अंकों का। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सतत परिवहन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है ये 42वां है। तो 42वां ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सूची में जो है इस सूची में पहला स्थान जो कि अमेरिका का रहा है। तो यहाँ पे भारत पूछा तो भारत का स्थान जो है ये 42वां है। और इसे जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शॉपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सी दिवस 2023 में मनाया गया। शॉपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ जो है इस 2023 में जो है ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है और विश्व रक्तदान दिवस जो कि 14 जून को मनाया जाता है। तो ये सारे को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करें तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये CBI के द्वारा चलाया गया। तो CBI ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने का योजना बनाई गई। शिक्षा पर जो है 1,12,899 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई जो कि बजट 2023-24 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका सूची 2023 के अनुसार किस अभिनेता को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका सूची 2023 में इसके तहत जो है शाहरुख खान को ये जो है इसमें शामिल किया गया है। तो शाहरुख खान ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और शाहरुख खान के अलावा जो है शाहरुख खान को लेकर जो है टोटल 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया था जिसमें शाहरुख खान और SS राजामौली शामिल थे जो कि टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावी भारतीय व्यक्तियों की सूची में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से। तारिक फतेह की बात करें तो तारिक फतेह का संबंध जो है ये लेखक से हैं और हाल ही में जो इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाने जाने की योजना बनाई गई है। कुनो नेशनल पार्क में टोटल जो है 12 चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 चीते। और इससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाया गया था और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनः जो है दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला बौद्धिक शिखर सम्मेलन विश्व में ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 2023 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो कि कथकली डांस थिएटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक जो है ये के गोपाल कृष्णन है। तो के गोपाल कृष्णन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ पुस्तक का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड इसके जो लेखक हैं ये के शैलजा है। स्मोक एंड एसेस इस पुस्तक के लेखक जो कि अमिताभ घोष है और विक्ट्री सिटी जो कि सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। रिफॉर्म नेशन जो कि गौतम चिकरमाने की पुस्तक है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलयान 2 को किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलयान 2 को वर्ष 2024 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो द्वारा मंगलयान 2 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिट लैंडर एवं रोवर को भेजने हेतु 2024 तक भेजे जाने के लक्ष्य को निर्धारण किया गया है। तो मंगलयान 2 को जो है वर्ष 2024 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक जो है ये कैंडला है। कैंडला ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता प्रकाश की मात्रा है और यह जो है बिंदु स्रोतों से एक निश्चित दिशा में गमन करती है और इसका SI मात्रक जो है ये कैंडेला है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। रक्त जमाव के लिए आवश्यक कारक की बात करें ये जो है विटामिन के, कैल्शियम एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये सभी जो है रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है। तांबा ऊतकों में जो जमा हो जाता है ये जो है विल्सन रोग में होता है। तो विल्सन रोग ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विल्सन रोग की बात करिए जो है दुर्लभ रोग है जो कि यकृत, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबे धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। ऊष्मा तरंग की बात करें तो ऊष्मा तरंग जो है ये इंफ्रारेड किरणों को कहा जाता है। इंफ्रारेड किरणों को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है ये तांबा के कमी के कारण होता है। मैं कुछ रोग का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग या फिर ड्राई बैंक रोग ये जो है तांबा की कमी से होता है। और मक्का में वाइट वर्ड रोग जो है ये जिंक की कमी के कारण होता है। गाजर में पोटर स्पॉट रोग जो कि कैल्शियम के कारण होता है। और लीची में पत्ती जलना ये जो है पोटेशियम की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हट रोग जो है बोरॉन की कमी के कारण होता है। और धान में खैरा रोग ये जो है जिंक की कमी से होता है। आलू में वलैक हट रोग जो है ये O2 की कमी से होता है।
और आम बैगन में लिटिल लीफ रोग जो है ये जिंक की कमी से होता है। तो हमने जो है लगभग सारे रोगों को बता दिया है किसमें कौन से रोग होते हैं किसकी कमी से। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है ये आवधिक गति है। आवधिक गति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज देता है क्या कहलाता है। आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेज देने की घटना जो है ये परावर्तन कहलाती है। परावर्तन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चिकने पॉलिश पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है ये एक ही तल में होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जो है पीत रस और अग्नाशयी रस कहलाता है। पीत रस और अग्नाशयी रस जो है ये आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित होता है और वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी के केंद्र में जो है ये गुरुत्वाकर्षण नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर होने का अर्थ है कि एक गोलाकार खोल के अंदर होने का समान है जो कि चारों ओर के द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह पर संघनिक मात्रा में होती है और अतः वहाँ जो कोई बल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण शून्य हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो है कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जाइगोटिन अवस्था में होता है। तो जाइगोटिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका के विकास एवं गुणक की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। यह जो 3 प्रकार के होते हैं समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे। डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक जो है ये एलेक जेफरिस को कहा जाता है। एलेक जेफरिस ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलेक जेफरिस को जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जो जीवितों के आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है और इसके जनक जो है ये एलेक जॉन फेरिस है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और भारत में इसके जनक जो है लालाजी सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है। पर्ल एस की बात करें तो पर्ल एस जो है ये K2CO3 को कहा जाता है। K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को जो है पर्ल एस या फिर मोती का राख के रूप में जाना जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें एक जो है अकार्बनिक यौगिक है जो कि पानी में घुलनशील है और इसका उपयोग जो है कांच और साबुन के निर्माण में किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब 1 लीटर पानी को 4 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन जो है ये बढ़ता है। आयतन जो है इसका बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ना। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के जो है टोटल 10 अणु होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अणु। अगला प्रश्न है कि कपूर और अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। कपूर और अमोनियम क्लोराइड जो है ये जो है दोनों उदरपातन से गुजरते हैं। तो दोनों उदरपातन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपूर और अमोनियम क्लोराइड दोनों जो है उदरपातन से गुजरते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है। मोम की बात करें तो मोम में जो है ये लिथियम को रखा जाता है। लिथियम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम को जो है मोम में रखा जाता है। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को वायु के उपस्थित नमी के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए उन्हें जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सभी को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। लेकिन लिथियम जो है ये हल्की धातु है और यह जो मिट्टी के तेल के सतह के ऊपर तैरती है जिस कारण जो है वायु के नमी की प्रतिक्रिया करती है। इसलिए जो है लिथियम को मोम में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। अगला प्रश्न है कि पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। पुनर्जनन की शक्ति जो है सबसे कम ये मस्तिष्क की कोशिकाओं का होता है।
तो मस्तिष्क की कोशिका ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क की कोशिकाएं अपने जीवन के लिए कोशिका विभाजन का इंटरफेस के प्रारंभिक चरण में रहती है और कभी विभाजित जो है ये नहीं होती है। ये अन्य न्यूरॉन्स के साथ नए सिनेप्स जो है बनाकर विकसित होते हैं। उनमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिकीय मशीनरी का अभाव होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में ऑक्सिन हार्मोन का भूमिका है। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका की बात करें, ये जो है ये कोशिका विभाजन और बढ़ाव में मदद करती है। तो कोशिका विभाजन और बढ़ाव ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करती है, साथ ही ये जो है पौधे की वृद्धि में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है। विकसित होकर फल बनाने वाला बात करें तो अंडाशय है। अंडाशय जो है ये फूल का भाग है जो कि विकसित होकर ये जो है फल बनाता है। एक निषेचन फूल का रूपांतरण फल में होता है। इस प्रक्रिया में बीजांड बीज बनाता है तथा अंडाशय जो है ये फल में बदलता है और पंखुड़ियाँ, वायदल पुंज, पुंकेसर, स्टाइल, वर्तिकाग्र ये सभी जो है गिर जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में जो है टोटल 4 अंग होते हैं। 4 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन कौन से हैं तो गुर्दा जो कि किडनी कहलाता है, और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये जो भी है ये 4 उत्सर्जन तंत्र हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग में होने वाला पदार्थ जो कि सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन है। तो सूखा बुझा हुआ चूना ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, इसका उपयोग जो है यह ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण आयनिक बंध के निर्माण के दौरान जो है ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन के अपरूप की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये सभी जो है फ्लोरीन जो है ये तीनों कार्बन के अपरूप है। परंतु फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन ये जो है कार्बन के अपरूप नहीं है और इसका परमाणु क्रमांक जो कि 8 होता है फ्लोरीन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन के अपरूप की बात करें तो फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा, ये सभी जो है कार्बन के अपरूप हैं। परंतु फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है यह एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 9 होता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभाव प्रतिरोध होता है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभाव प्रतिरोध जो है ये व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। तो व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य की बात करें तो कार्य का सूत्र जो है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, और इसका SI मात्रक जो होता है ये जूल होता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 75 GK GS के प्रश्न को कवर करा दिया है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। तो आप लोग जो है पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपनों दोस्तों के साथ भी एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।